अगर उस दिन भीमराव को चोरी में मतलब भर के पैसे मिल गए होते तो बाबा साहेब अम्बेडकर ना बनते दलितों के मसीहा, और ना फिर शायद रिजर्वेशन भी होता, ना इतना मजबूत संविधान होता कि कोई तानाशाही ना कर पाए। शायद छुआछूत आज भी खुलकर हो रही होती, युद्ध दबे छिपे नहीं। भीमा तो कभी पढ़ाई करना ही नहीं चाहता था, उसे तो पढ़ना ही नहीं था, तो बाबा साहेब कैसे बना? और उस दिन अगर वो बगावती भीमा बम्बई चला गया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। और अगर लंदन से लौटे भीमराव को किराए का घर मिल जाता और उन्हें लाठियों से मारकर ना भगाया गया होता तो शायद आज कुछ और ही मंजर होता। क्या होता अगर बाबा साहेब की फाइनेंस फर्म चल पड़ी होती और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए होते? तो संविधान कौन लिखता? कोई तो लिखता, लेकिन छुआछूत और जात पात का क्या होता? और जब बात जाति की हो रही है तो आप मुझे ये बताइए, बाबा साहेब के अलावा आप कितने अम्बेडकरों को जानते हैं? कौन होते हैं अम्बेडकर? अम्बेडकर कौन सी जाति है? और दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की असल में जाति क्या थी? तो शुरू करते हैं कहानी भीमराव के अम्बेडकर बनने की। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म महू के एक आर्मी बैरक में हुआ। महू जो उस वक्त सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था, अब मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर कहानी उनके जन्मस्थल और इस दिन से करेंगे तो उनके अम्बेडकर बनने की कहानी अधूरी रह जाएगी। तो आइए आपको ले चलते हैं 14 अप्रैल 1891 से कई साल पहले और मध्य प्रदेश से कोसों दूर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गाँव अम्बाड़वे में। यहाँ रहता था एक मराठी दलित परिवार। घर के मुखिया मालोजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सैनिक थे और बाद में उनके बेटे रामजी मालोजी सकपाल ने भी ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की। वो मेजर और सूबेदार तक के पद तक पहुंचे। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि आज की आर्मी की नौकरी और उस टाइम की आर्मी की नौकरी में बहुत बड़ा अंतर होता था। आज अगर कोई आर्मी में होता है तो उसकी अच्छी इज्जत है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक होती है। लेकिन उस वक्त आर्मी में दबे कुचले तथा कथित निचले तबके के लोगों को भर्ती ही इसलिए किया जाता था क्योंकि वो शारीरिक रूप से पोढ़े और मानसिक रूप से गुलामी के आदी हो चुके होते थे। वो बिना कुछ सवाल किए अंग्रेजों के लिए अपना शरीर खपाते रहते थे। मतलब शोषण होना तय था, चाहे वो समाज में हो या नौकरी में। बाबा साहेब के पूर्वज महार जाति से आते थे। अब महार कौन होते हैं? महार चौकीदारी का काम करते थे, पहरेदार हुआ करते थे। ये लोग चोरी चकारी होने पर पुलिस के सहायक की भूमिका निभाते थे, कुली का काम करते थे। लोगों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाने वाले गाइड होते थे। गांव की सीमा करने वाले रेफरी होते थे। लगान वसूलते थे और भूस्वामियों को लगान का सामान भेजते थे। सरकारी खजानों के साथ चलते, सड़कें साफ करते, मौत की खबरें पहुंचाते, दूसरे गांवों में संदेश पहुंचाते, शमशान में लकड़ियां लाने और मरे हुए मवेशियों को उठाने का काम भी करते थे। तो रामजी सकपाल की भीमाबाई से शादी होती है। वक्त बीतता है और पूरा परिवार अम्बाड़वे से महू शिफ्ट हो जाता है। यही आर्मी कंटोनमेंट में जन्म होता है एक ऐसे मेधावी बच्चे का जो न सिर्फ पूरे परिवार की हालत बदलने वाला था बल्कि अपने समुदाय, अपने देश के विकास की कहानी लिखने वाला था। लेकिन ये चीज अभी तक किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि खुद भीमराव को नहीं पता था। और तो और अगर वो एक छोटी सी चोरी में सफल हो जाते तो सूरत की किसी फैक्ट्री में काम करते हुए अपनी जिंदगी बिता देते और हम शायद उन्हें जान ही नहीं पाते। इस कहानी को आगे बताता हूँ। तो 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई और रामजी के घर उनके 14वें बच्चे का जन्म होता है और नाम रखा जाता है भीमराव। भीमराव अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। आगे चलकर 14 में से 7 भाई बहनों की मृत्यु हो गई और भीमराव को मिलाकर कुल 3 भाई और 4 बहनें ही बची। भीमराव लगभग 2 वर्ष के थे तब उनके पिता सेना से रिटायर हो गए और जीवन यूं ही चलता रहा। भीमराव जब 5 साल के हुए तब उन पर दुनिया का बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा। उनकी माँ भीमाबाई ने दुनिया को छोड़ दिया। उनके पिता ने दूसरी शादी की जीजाबाई से, जिनसे कोई संतान नहीं हुई और उन्होंने बालक भीमराव की खूब देखभाल की। बच्चे बड़े हो रहे थे और आर्मी से मिलने वाले पेंशन से गुजर बसर होना मुश्किल हो रहा था। फिर रामजी के कुछ दोस्तों ने सतारा में उनके लिए काम ढूंढ दिया और रामजी ने भीमराव को उनकी बुआ मीराबाई मालोजी सकपाल के पास भेज दिया ताकि उनकी देखभाल अच्छे से हो सके। अम्बेडकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर वीजा में उन्हें काइंड एज सोल लिखा है। मीराबाई एक विकलांग बौनी स्त्री थी, उनके पैरों में भी कुछ दिक्कत थी, इसलिए वो बिना कुछ सहारा लिए उठ तक नहीं पाती थी। इसी के चलते बाद में उनके पिता उन्हें सतारा ले आए। अम्बेडकर अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि यहाँ उनके चाचा और उनके पड़ोसियों ने उनकी देखभाल की। अब यहाँ पर एक थ्योरी ये भी फ्लोट होती है कि भीमराव की शुरुआती देखभाल ब्राह्मणों ने की। बीच बीच में राइट विंग नैरेटिव फैलाने वाले इस कहानी को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित करते हैं, लेकिन ये एक सफेद झूठ है। हाँ, लेकिन एक ब्राह्मण की बहुत अहम भूमिका है बाबा साहेब की लाइफ में। वो ऐसे कि बाबा साहेब ने जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा से की और जब स्कूल में उनका नाम लिखवाना था तो उनके पिता ने उनका नाम भीमराव अम्बेवाडेकर लिखवाया, उनके पैतृक गांव अम्बावड़े के नाम पर। अपने स्कूल के दिनों में ही उन्हें इस बात का गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। उन्हें और अन्य दलित बच्चों को क्लास से दूर बैठना होता था। स्कूल में पानी पीने तक को लेकर भी दलित बच्चों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। तथाकथित ऊंची जात का कोई बच्चा या बड़ा उनकी अंजुली यानी चुल्लू में पानी ऊपर से डालता तब उन्हें पानी पीने को मिलता। ये काम ज्यादातर स्कूल के पियोन के जिम्मे था। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर वीजा में इसे बताते हुए कहा, नो पियोन नो वाटर,
मतलब चपरासी नहीं तो पानी नहीं, यानी जिस दिन चपरासी नहीं आते थे इन बच्चों को पानी तक नहीं दिया जाता था। पढ़ाई में सबसे अच्छे, साफ सुथरे और एक आर्थिक रूप से अच्छे खासे परिवार से होते हुए भी अंबेडकर को यह समझ नहीं आता था कि आखिर ये भेदभाव क्यों, और उनके मन में इसके खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान कुछ ऐसा होता है जिसने उनके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भीमराव के स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था महादेव अंबेडकर। वो टीचर ना सामाजिक नियमों को मानते थे और ना ही किसी के कहे अनुसार काम करते थे। वो इरेगुलर थे और अपनी मर्जी से काम करते थे। जाति से वो ब्राह्मण थे और इसी टीचर ने भीमराव के टाइटल अम्बेवाडेकर की जगह उन्हें अपना टाइटल यानी अंबेडकर दिया। इस शिक्षक को अंबेडकर ने बाद तक याद रखा। गोलन सम्मेलन से निकलने के बाद जब उस टीचर का लेटर इन्हें मिला तो वो भावुक हो गए थे। एक छोटी उम्र से ही अंबेडकर को छुआछूत का दंश झेलना पड़ा। यह घटना बम्बई के गोरे गांव की है, जब अंबेडकर अपने भाई के साथ पिताजी से मिलने जा रहे थे। बैलगाड़ी वाले ने बच्चों के अच्छे कपड़े देखकर उन्हें बैठा तो लिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये तथाकथित निचली जाति के हैं तो उन्हें बीच रास्ते में तपती धूप में उतार दिया। अंबेडकर को यह समझ नहीं आया कि जब वो पैसे दे ही रहे थे तो उन्हें गाड़ी से क्यों उतारा गया। ऐसी ही छोटी छोटी घटनाओं ने अंबेडकर को हमेशा आगे बढ़ने का साहस दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि छुआछूत की खिलाफत करते करते अंबेडकर के अंदर पढ़ाई लिखाई की भूख जागी तो जरा रुकिए। एक बार अंबेडकर चोरी करने गए और अगर इस चोरी में वो सफल हो जाते तो शायद आज हम उनका नाम तक नहीं जान रहे होते। तो बात यह है कि युवा अंबेडकर ने सुना था कि सितारा में लड़के कमाने जाते हैं, मिलों में काम करते हैं और बढ़िया पैसा कमाते हैं, इसलिए वो खुद भी बम्बई जाना चाहते थे। लेकिन अब बम्बई जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। ऐसे में अंबेडकर ने अपने बुआ के पर्स से पैसे चुराने का प्लान बनाया। 3 दिन का प्लान और बड़ी हिम्मत के बाद जब उनके हाथ बुआ का पर्स लगा तो उसमें सिर्फ आधा आना निकला। अब इतने कम पैसों में बम्बई जाना तो मुमकिन नहीं था, इसलिए हताश होकर अंबेडकर ने यह फैसला लिया कि अब वो पढ़ाई लिखाई में खूब मेहनत करेंगे और अच्छी शिक्षा की मदद से ही अपना जीवन बनाएंगे। लेकिन जल्द ही अंबेडकर का बम्बई जाने का सपना भी पूरा हुआ, लेकिन मिल में काम करने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए। पिता ने पूरे परिवार को बम्बई के एक लोअर परेल के एक चोल में शिफ्ट कर दिया। उनकी आगे की पढ़ाई यहीं हुई, लेकिन जाति ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। बम्बई के एल्फाइनस्टोन हाई स्कूल में उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोका गया क्योंकि वे अछूत थे, लेकिन वो न डरे, न रुके, न हताश हुए। उन्होंने फारसी लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करी। अंबेडकर स्कूल में पढ़ने वाले इकलौते सो कॉल्ड अछूत बच्चे थे। साल आया 1906। महज 15 साल की उम्र में उनकी शादी 9 साल की रामबाई के साथ करा दी गई। सबको लगा कि अब अंबेडकर घर गृहस्थी में लग जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। साल 1907 में उन्होंने एल्फाइनस्टोन हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। यह उनके समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात थी, इसलिए उनकी मेघा को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इसी समारोह में कृष्णराव अर्जुन केलुस्कर, जो उनके फैमिली फ्रेंड और जाने माने मराठी राइटर और सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने अंबेडकर को महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी गिफ्ट की। ये बुद्ध से उनका पहला परिचय था। इसी समय महाराष्ट्र में जाति को लेकर जन चेतना एक लंबे समय से विकसित हो रही थी और महात्मा फुले जैसे कई समाज सुधारकों के सोशल रिफॉर्म्स आ चुके थे। 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना हो चुकी थी। ये दलितों को संगठित करने का पहला ऑर्गेनाइज्ड प्रयास था। ऐसे माहौल में 12वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए अंबेडकर के पास पैसे नहीं थे। इसके हल के लिए दादा केलुस्कर ने बड़ौदा के महाराज की मदद ली। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने अंबेडकर से कुछ सवाल पूछे और उन्हें स्कॉलरशिप दे दी। अंबेडकर की पढ़ने के प्रति रुचि और विकसित हुए अंबेडकर के एक अनुयायी नामदेव निगमड़े ने इन द टाइगर शेडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अंबेडकर राइट में लिखा है। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी देर तक पढ़ने के बाद रिलैक्स कैसे करते हैं, तो उनका जवाब था कि मेरे लिए रिलैक्स करने का मतलब एक नई किताब पढ़ना है। अंबेडकर की यह आदत जीवन पर्यंत बनी रही और साल 1912 में उन्होंने बीए पास किया। ये वही समय था जब भारत में आजादी की लड़ाई अलग अलग रूपों में चल रही थी। विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता अपने अपने तरीकों से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार लोगों को काबू में रखने के लिए अलग अलग रिफॉर्म्स कर रही थी ताकि लोगों का गुस्सा शांत किया जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्कूलों और कॉलेजों में एक ऐसी प्रतिभा पनप रही थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। वे थे भीमराव रामजी अंबेडकर। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अंबेडकर को बड़ौदा राज्य में नौकरी मिली। उन्हें स्टेट फोर्सेज में लेफ्टिनेंट बनाया गया, लेकिन नौकरी शुरू किए अभी 2 हफ्ते ही हुए थे कि उनके पिताजी रामजी सकपाल का निधन हो गया। ये दौर उनके जीवन का बहुत कठिन चल रहा था। साथ ही नौकरी में भी उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं जो उन्हें अभी मिला नहीं था। इसी दौरान बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा की। अंबेडकर को यह स्कॉलरशिप मिल गई, पर एक शर्त थी, वो ये कि जब पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस लौटेंगे तब उन्हें बड़ौदा सरकार के लिए 10 साल काम करना होगा। अंबेडकर ने यह शर्त मान ली और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका चले गए। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए अंबेडकर ने पहली बार असली बराबरी का अनुभव किया। वहाँ कोई उन्हें उनकी जाति से नहीं आंक रहा था। भारत में उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी में बीए किया था, लेकिन अमेरिका पहुंचकर उनका पढ़ाई में ऐसा मन लगा कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और फिलोसफी जैसे कई विषयों को गहराई से पढ़ा।
उन्होंने एंशिएंट इंडियन कॉमर्स पर थीसिस लिखी और एमए की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने जाति व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर लिखा, कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। यह उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम था, क्योंकि उन्होंने पहली बार एक वैज्ञानिक तरीके से जाति व्यवस्था को समझाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया पर भी काम किया और इसी के लिए उन्हें पीएचडी में डिग्री मिली। अम्बेडकर ने बाद में एक किताब भी लिखी, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, जिसे उन्होंने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को समर्पित किया। उनकी ये किताब भारत के बड़े बड़े नेताओं तक पहुंची, जिसने भारतीय राजनीति में अम्बेडकर को एक जाने जाने वाला नाम बना दिया। अमेरिका के बाद अम्बेडकर आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए, लेकिन तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उनकी स्कॉलरशिप खत्म हो गई और मजबूरी में उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने 4 साल का एक्सटेंशन ले लिया था। 1917 में जब अम्बेडकर भारत लौटे, वहां गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों में दलित डिप्रेस्ड क्लासेस भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे, बल्कि अम्बेडकर ने तुरंत किसी आंदोलन में कूदने के बजाय खुद को और तैयार करने का रास्ता चुना। कुछ समय बाद बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें अपनी सरकार में काम करने के लिए बुलाया, जैसे कि शर्त थी कि उन्हें 10 साल वहां काम करना होगा। लेकिन जब वो भारत लौटे तो उनका स्वागत एक अछूत के लेवल से हुआ। अम्बेडकर जब बड़ौदा पहुंचे तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। महाराजा के आदेश के बावजूद कोई उन्हें स्टेशन तक लेने नहीं गया और तो और शहर में रहने के लिए उन्हें कोई घर नहीं मिल रहा था। आखिरकार उन्हें एक पारसी सराय में रहना पड़ा। महाराजा उन्हें आगे चलकर वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन पहले उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया गया ताकि वो प्रशासन को अच्छे से समझ ले। लेकिन असली समस्या उनकी योग्यता नहीं, बल्कि उनकी जाति थी। इस नौकरी में जो उन्हें भेदभाव झेलना पड़ा, उसने उन्हें बहुत अंदर तक तोड़ दिया। ऑफिस में चपरासी तक उनको सम्मान नहीं देते थे। उन्हें काम करने में भी परेशान किया जा रहा था। एक दिन तो हालात इतने खराब हुए कि जिस पारसी सराय में वो रह रहे थे, उसके मालिक को जब पता चला कि अम्बेडकर एक अछूत हैं, तो वो गुस्से में लाठी लेकर आए और तुरंत घर खाली करने को कहा। उस दिन अम्बेडकर ने जो दर्द महसूस किया, वो शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक इतना पढ़ा लिखा आदमी जो उस टाइम में कई बड़े बड़े और अलग अलग देशों में पढ़कर कितनी सारी डिग्रियां पढ़कर वापस लौटा था, इतना अनुभव उनके पास था, इतना एक्सपीरियंस उनके पास था, लेकिन एक चपरासी, एक सामान्य सा आदमी तक उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था, जस्ट उनकी जाति के लिए। उन लोगों ने ना उनकी अमेरिका लंदन की डिग्रियां देखी, ना उनकी पढ़ाई देखी, ना अनुभव देखा, ना एक्सपीरियंस देखा, सिर्फ उन्होंने उनकी जाति देखी। और यही अनुभव उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। नौकरी के महज 12 दिन बाद ही उन्हें मुंबई लौटना पड़ा और यहाँ आकर उन्होंने एक फाइनेंस फर्म खोली। लेकिन एक अछूत आदमी का धंधा सिर्फ साफ सफाई का चल सकता है, इस चीज का एहसास भी अम्बेडकर को इस कुंठित और मानसिक रूप से बीमार समाज ने जल्द ही करा दिया। यहीं से शुरुआत होती है इस अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई की, और आगे चलकर अपनी पूरी जिंदगी इसी लड़ाई में समर्पित कर दी। इसके बाद बाबा साहेब की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होता है। 1918 में भीमराव अंबेडकर मुंबई के सिडनेम कॉलेज में लेक्चरर बन जाते हैं। यहाँ उन्हें स्टूडेंट से बेहद प्यार मिला। यही वो समय था जब उन्होंने अनटचेबल्स की आवाज उठाने के लिए एक मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक निकाला, लेकिन वो जुलाई 1922 में पैसों की तंगी की वजह से बंद हो गया। कॉलेज में पढ़ाते हुए वो साथ ही साथ कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज और अटेंड करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जान चुके थे किताबों और पेपर्स लिखने भर से बात नहीं बनेगी। जनता को जगाना है तो दलितों की सफरिंग्स, उनकी हालत और उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि खुद की जिंदगी ने तो उन्हें इस बात की अहमियत समझा दी थी। यहाँ वो ये सब कर रहे थे, लेकिन अभी लंदन वाला चैप्टर तो रह ही गया। बाबा साहब और पढ़ाई छोड़ दें, भला ये कहाँ होने वाला था। 1919 में अपने कुछ दोस्तों की मदद से वो लंदन वापस जाते हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग्रेज इन सोसाइटी में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए भी एडमिशन लिया और साल 1922 में वो बैरिस्टर बन गए। 1923 में वो LSE से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि के साथ इंडिया वापस आते हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उन्हें पता था कि इंडिया में उनके लिए कुछ नहीं बदला है। वो आज भी एक अछूत है। उन्हें पता था कि इतनी आले दर्जे की पढ़ाई लिखाई भी इंडिया की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस के सामने कोई मायने नहीं रखती। वो कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल कर ली थी। अब वो दलित कम्युनिटी को लीड करने की पूरी काबिलियत रखते थे। उस समय के बेस्ट माइंड्स के साथ इक्वल टर्म्स पर डिबेट करते थे। एक्सपर्ट और ब्रिटिश कमीशन के आगे एक कन्विंसिंग तरीके से अपने समाज और अपने देश के हितों की बातें रखते थे। बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी अपने लोगों, अपने देश के नाम समर्पित कर दी। उनकी अध्यक्षता में आजाद भारत का संविधान लिखा गया। ये बाबा साहब के विचारों और उनकी कलम की ताकत ही है जो आज तक लोकतंत्र कायम है। ये कहानी एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसने आगे चलकर पूरी दलित कम्युनिटी को इंस्पायर किया। आज भी अगर कोई दलित बच्चा पढ़ लिख जाता है तो उसके घर ही नहीं बल्कि पूरे समाज की बाँछें खिल जाती हैं और हाथ में होती है बाबा साहब की संविधान लिए फोटो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ दलितों के संघर्ष को बल्कि गरीब, पिछड़ों, स्त्रियों और सभी वल्नरेबल कम्युनिटीज के हकों को मेन स्ट्रीम में लाकर उन पर किताबें लिखी।
चर्चाएं की, उन्हें ताकत दी। बाबा साहेब न सिर्फ दलितों के मसीहा हैं, बल्कि हर पिछड़े वर्ग के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपने जीवन में आई कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्हीं से प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ते रहे और खुद को एक लीडर के रूप में विकसित किया। अब इस वीडियो में हमने बाबा साहेब की उस जिंदगी के बारे में बात की जहां एक दलित परिवार में जन्मे और एक साधारण से बच्चे से खुद को इतना काबिल बनाते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देश का संविधान लिख सकें। मतलब कहानी उनके जीवन के संघर्ष और उनके पढ़ाई की जद्दोजहद की। लेकिन उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई कर देश के लिए क्या क्या किया, क्या उनकी विचारधारा, क्या उनके फैसले, क्या उनके प्रस्ताव हुआ करते थे, कौन कौन से हक उन्होंने लोगों और महिलाओं के लिए दिलाए। एक बार उन्होंने देश की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा और प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा दिलाने की मांग के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ दी थी। इन सभी चीजों को लेकर इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया जा सकता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो का पार्ट 2 लाया जाए या फिर इस कहानी को यहीं रोकना ठीक रहेगा। जरूर कमेंट करिएगा, इनसे ही हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।